आज का विषय है भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी संवैधानिक उपबंध। राजभाषा क्या है? किसी राज्य या देश की घोषित भाषा होती है जो कि सभी राजकीय प्रयोजन अर्थात सरकारी कामकाज में प्रयोग होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 एक के अंतर्गत देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 351 में संघ को यह कर्तव्य सौंपा गया है कि हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। भारतीय संविधान में राजभाषा संवैधानिक उपबंध 3 भागों में दिया गया है। भाग 5 के अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में बताया गया है। संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा, परंतु राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। दूसरा भाग है भाग 6 के अनुच्छेद 210। भाग 6 के अनुच्छेद 210 में विधान मंडलों में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया है। राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में विधान मंडलों में प्रयोग की जा सकती है, परंतु विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो पूर्वोक्त भाषाओं में किसी भाषा में अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। तीसरा भाग है भाग 17। भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक में राजभाषा संबंधी उपबंध दिए गए हैं। इसमें संघ की भाषा क्या होगी, प्रादेशिक भाषाओं के बारे में बताया गया है, उच्चतम और उच्च न्यायालय में कार्यकारी भाषा क्या होगी, और इस संबंध में कुछ अतिरिक्त विशेष निर्देश भी दिए गए हैं, जिसकी चर्चा हम आगे आने वाले स्लाइड्स में करेंगे। भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी संवैधानिक उपबंध भाग 17 को कुल 4 अध्यायों में बांटा गया है और इन कुल 4 अध्यायों में अनुच्छेदों की कुल संख्या 9 है। अध्याय 1 जिसमें 2 अनुच्छेद हैं, इसमें संघ की भाषा से संबंधित वर्णन किया गया है। अध्याय 2 है। अध्याय 2 में 3 अनुच्छेद हैं, जिसमें प्रादेशिक भाषाएं यानी राज्य सरकारों की भाषाओं के बारे में वर्णन किया गया है। और अध्याय 3 है जिसमें कि 2 अनुच्छेद हैं, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा के बारे में वर्णन किया गया है। और अध्याय 4 है जिसमें भी 2 अनुच्छेद हैं, जिनमें विशेष निर्देश दिए गए हैं। अध्याय 1 का प्रथम अनुच्छेद 343 है, अध्याय 2 का प्रथम अनुच्छेद 345 है, और अध्याय 3 का प्रथम अनुच्छेद 348 है, और अध्याय 4 का प्रथम अनुच्छेद 350 है। इनमें अन्य अनुच्छेद अध्याय 1 में 344 हैं, अध्याय 2 में 345 के अलावा 346 और 347 हैं, अध्याय 3 में 348 के अलावा 349 हैं, और अध्याय 4 में 350 के अलावा 351 है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि हर एक अध्याय में अनुच्छेदों की संख्या 2 है, सिर्फ अध्याय 2 में अनुच्छेदों की संख्या 3 है। अतः हम आसानी से याद कर सकते हैं कि किस अध्याय में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है। तो अध्याय 2 में अनुच्छेदों की संख्या 2 नहीं है, अर्थात 3 है। इस ढंग से इसे हम आसानी से याद कर सकते हैं कि बाकी सभी अध्यायों में अनुच्छेदों की संख्या 2 है और अध्याय 2 में अनुच्छेदों की संख्या 3 है। अब इसमें जो विशेष तौर पर ध्यान देने योग्य चीज है कि हर एक अध्याय का जो प्रथम अनुच्छेद है
उस अध्याय के शीर्षक से संबंधित राजभाषा के बारे में वर्णन किया गया है। जैसे कि अध्याय 1 में संघ की भाषा के बारे में वर्णन दिया गया है, तो अनुच्छेद 343 में संघ की भाषा राजभाषा के बारे में बताया गया है। ठीक उसी प्रकार अध्याय 2 प्रादेशिक भाषाओं के संबंध में है, तो अध्याय 2 का प्रथम अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं के बारे में वर्णन किया गया है। अध्याय 3 उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा के बारे में वर्णन किया हुआ है, तो अध्याय 3 का प्रथम अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में बताया गया है। और अध्याय 4 जो कि विशेष अनुदेश से संबंधित है, इसमें आम जनता के द्वारा अपनी व्यथा के निवारण के लिए जो अभ्यावेदन दिया जाएगा उसमें प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में बताया गया है। बाकी अन्य अनुच्छेद इस प्रकार हैं। अनुच्छेद 344 जिसमें राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति के गठन करने संबंधी प्रस्ताव है। राजभाषा के संबंध में आयोग का गठन किया गया था। प्रथम आयोग जिसके अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर थे और संसद की समिति इस आयोग के आधार पर गठित की गई थी। अनुच्छेद 345 जो कि राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं से संबंधित है, और अनुच्छेद 346 में इस बात का वर्णन दिया हुआ है कि किस प्रकार एक राज्य दूसरे राज्य के बीच में पत्राचार करेगा और कोई राज्य संघ के बीच में पत्राचार की भाषा या पत्राचार की राजभाषा क्या होगी। अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के द्वारा बोले जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं कि सरकार उस राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोले जाने वाली भाषा को राजभाषा घोषित कर सकती है। अनुच्छेद 349 अनुच्छेद 349 में भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया का वर्णन किया हुआ है। और आखिर में अनुच्छेद 350 का क में अगर देखें तो व्यथा के निवारण के लिए अभिवादन की जो भाषा थी उसको इंप्लीमेंट करने के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं दी जानी चाहिए। और अनुच्छेद 350 के ख में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए। अनुच्छेद 351 एक विशेष अनुच्छेद है जिसमें कि हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं, जिसके आधार पर संघ सरकार या संघ हिंदी भाषा के उत्तरोत्तर विकास के लिए प्रयास करेगा। उपरोक्त जानकारियों के आधार पर हम अब निम्नलिखित सवालों का जवाब दे सकते हैं जो कि आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए उपयोगी हो सकता है। तो प्रथम सवाल है, भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी संवैधानिक उपबंध किन भागों में उपलब्ध है? किन भागों से तात्पर्य संविधान के भागों से है, और उसका सही जवाब है 3 भागों में उपलब्ध है, जिनके भाग नाम है 5, 6 और 17। सवाल दूसरा, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा संविधान के किस भाग में वर्णित है? और इसका सही जवाब है भाग 5। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? और इसका सही जवाब है अनुच्छेद 120। विधान मंडलों में प्रयोग की जाने वाली भाषा संविधान के किस भाग में वर्णित है? और इसका सही जवाब है भाग 6। विधान मंडलों में प्रयोग की जाने वाली भाषा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 210। संविधान के किस भाग में संघ की राजभाषा का वर्णन है? और इसका सही जवाब है भाग 17। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा का वर्णन है? तो वह है अनुच्छेद 343। संघ की राजभाषा क्या है? तो संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 343 के 1 में दिया गया है। संविधान के भाग 17 के किस अध्याय में संघ की राजभाषा का वर्णन है? तो वह अध्याय है अध्याय 1। संघ में अंक के किस रूप का प्रयोग किया जाता है? और इसका सही जवाब है
भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप। राजभाषा के संबंध में आयोग तथा समिति के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 344। संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके प्रथम अध्यक्ष थे श्री बाल गंगाधर खेर, जो आयोग का गठन 1955 में हुआ था। संसदीय राजभाषा समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री गोविंद बल्लभ पंत, जिस समिति की पहली बैठक 16 नवंबर 1957 को संविधान के भाग 17 के किस अध्याय में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का वर्णन है? अध्याय 3 में। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का वर्णन है? और सही जवाब है अनुच्छेद 348। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाइयां अंग्रेजी भाषा में होगी जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे? ऐसा किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? और ऐसा दिया गया है अनुच्छेद 348 में। भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 349। संविधान के किस अध्याय में भाषा संबंधी विशेष निर्देश दिए गए हैं? जो विशेष निर्देश व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति एवं हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। और इसका सही जवाब है अध्याय 4। संविधान के किस अनुच्छेद में व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं का वर्णन है? और सही जवाब है अनुच्छेद 350। संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का वर्णन है? अनुच्छेद 350 का क। संविधान के किस अनुच्छेद में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का वर्णन है? अनुच्छेद 350 का ख। और संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके? और सही जवाब है 351। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।